This is Dr. Sheila Tikku speaking about the success of Werner's theory. Firstly, explanation of structure. किसी भी पदार्थ की संरचना को बताने के लिए हम वर्नर्स थ्योरी का इस्तेमाल कर सकते हैं. The properties and bonding of which could not be explained by the simple valence rules can be explained by Werner's theory, such as cobalt chloride, amine, where 6 amino molecules, 5 amine molecules, 4, 3 and 2 amine molecules are taken into consideration. The structure of these compounds could not be explained prior to Werner's theory. यानी वर्नर्स थ्योरी से पहले इनकी संरचना को नहीं एक्सप्लेन कर सकते थे हम लोग. वर्नर पोस्टुलेट के बाद में हम इस थ्योरी को आराम से एक्सप्लेन कर सकते थे. यानी जो क्लोराइड के कंपाउंड्स हैं, क्लोराइड के जो आयन्स हैं, वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं यानी सेकेंडरी वैलेंसी हैं, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हैं वो प्राइमरी वैलेंसी हैं यानी अमोनिया जो है वो प्राइमरी वैलेंसी है. मगर अमोनिया को यदि हम आयनाइज करने जाएं तो अमोनिया को आयनाइज करना ज़्यादा मुश्किल होता है बनिस्बत के क्लोराइड के. तो ये माना गया कि ज़्यादातर क्लोराइड बाहर रहेगा, अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो अंदर रहेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ ये क्या गया भाई, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हेक्साअमीन कोबाल्ट क्लोराइड एंड पेंटाअमीन कोबाल्ट एक्वा क्लोराइड. इन कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर थे, इनके अंदर क्या था कि जो अमीन है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है और जो क्लोराइड है वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है. यानी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो बाहर है और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो अंदर है. तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइज हो जाती है और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो आयनाइज नहीं हो पा रही. इसी तरह से स्ट्रक्चर ऑफ COCl3 5NH3. In this compound 5 ammonia molecules are inside the square bracket. यानी कि and the 6th secondary valency of cobalt is in the form of chloride. So this chloride cannot be ionized, but the chloride ions which are outside, they can be ionized. In the same procedure, structure of cobalt chloride 4NH3. In this type of compound also the same thing is possible when जबकि क्लोराइड बाहर है और अमोनिया अंदर है. इसी तरह से स्ट्रक्चर ऑफ COCl3 3NH3. इनके अंदर 3 अमोनिया अंदर हैं, 3 क्लोराइड अंदर हैं. सारे ही लिगेंड्स जो हैं वो अंदर ही हैं. इसी तरह से आपके पास आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी वर्नर्स थ्योरी के द्वारा आराम से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि कौन से कंपाउंड्स सिस बनेंगे और कौन से कंपाउंड्स ट्रांस बनेंगे. जो एक ही तरह के कंपाउंड्स हैं वो सिस बनेंगे और दूसरे वाले ट्रांस बनेंगे. स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पहला पार्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर जो धातु होता है वो बीच में होता है और साइड में लिगेंड्स होते हैं. यदि एक समान लिगेंड्स एक ही साइड में है तो सिस है और अपोजिट हैं तो ट्रांस है. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग वर्नर्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लेते हैं जिसके अंदर के हमारे कुछ एक कंपाउंड्स ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बहुत कम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताते हैं. ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. किसी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी है ये वर्नर्स कॉम्प्लेक्स के द्वारा बताई जा सकती है. इसके अंदर जो कंपाउंड आयनाइज होता है या जो लिगेंड आयनाइज होता है उसके हिसाब से ही वर्नर्स ज्योमेट्री चलती है. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल दोनों ही तरह की पाई जाती है. सिमेट्रिकल के अंदर लिगेंड्स एक तरह के एक साइड होते हैं और दूसरे तरह के दूसरी तरफ होते हैं.
तो इस तरह से हम लोग इनकी कॉम्बिनेशन को काम में लेते हैं।